अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा मुनीर एंड वेलकम टू लेक्चर सीरीज़। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10.1 टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 10.1 इज़ अबाउट मैस अटैच टू स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है आपके पास जिसके साथ कोई मैस अटैच किया गया है, जैसे फिगर में शो किया है। इस मैस जो इसको अटैच किया है स्प्रिंग के साथ, इसकी 3 पोजीशंस हैं। एक, जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, रेस्ट फॉर्म में है, तो ये अपनी मेन पोजीशन पे होगा, जिसे बोलेंगे ओ। ओ क्या है? मेन पोजीशन है। और जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, मींस कि अगर मैं इसको खींचूं तो ये क्या हो जाएगा, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होके ए पर आ जाएगा। तो ए इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ, ठीक है, ये कंप्रेस करूँगी तो ये अपनी ओ पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ आ जाएगा, और बी भी इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये आपके पास पोजीशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में देखें, व्हेन स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या उसको स्ट्रेच करेंगे तो कोई ना कोई वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसे एक्स कहेंगे, ठीक है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो किस वजह से होगा? फोर्स की एप्लीकेशन से। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और ये जो है इस फिनोमिना को हमारे पास हुक्स लॉ डिस्क्राइब कर रहा है। तो हुक्स लॉ क्या है? F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ क्या है? जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है। के क्या है? आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि आप स्प्रिंग यूज़ करें ये उसका कांस्टेंट है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है आपके स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, कि आपका स्प्रिंग अगर स्टिफ है, अगर हार्ड है, तो उसकी के की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। अगर आपका सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसकी के की वैल्यू ज़रा स्मॉल होगी। अब एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जो जब फोर्स अप्लाई की है तो उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास एक्स है। तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये क्या है? हुक्स लॉ। तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ स्प्रिंग इट डिस्प्लेसेस अ स्प्रिंग थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। फार्मूला लिख देंगे एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये आपका हुक्स लॉ डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब अगर मैं के की वैल्यू निकालूं, ये जो कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगा? के इज़ इक्वल टू एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो हमारे पास के की वैल्यू ये निकल आएगी। तो के के अगर मैं यूनिट्स देखना चाहूँ कि के किस यूनिट में आ रहा है, तो देखें ऊपर क्या है आपके पास? फोर्स है, और फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है, और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखें F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। आपको पता है, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था 9th क्लास की फिजिक्स में, तो वहाँ पर देखा था आपने F किसके इक्वल होता है? एम ए। यानी जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है। यहाँ मैं F की जगह एम ए रिप्लेस कर रही हूँ। एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू निकालूं तो ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m यहाँ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इधर आके डिवाइड हो गई ये सारी चीज़ें तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, और माइनस का साइन भी इधर आ जाएगा। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन जो है ये शो कर रहा है, यहाँ पर हुक्स लॉ में भी लिखा हुआ है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, ठीक है। फिजिक्स में जहाँ भी ये साइन यूज़ होगा तो आपने यही समझना है, दो क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट शो करने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखें आपके पास के ओवर एम, ए इज़ इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी चीज़ होती है? जो कि चेंज नहीं होती। अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर एक ही स्प्रिंग से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ही स्प्रिंग से आप कोई केस डील कर रहे हैं, तो आपके पास के की वैल्यू तो सेम रहेगी। और देखिए मैस भी एक ऐसी यूनिवर्सल चीज़ है जो कि चेंज नहीं होती। आपका वेट चेंज हो जाता है, लेकिन आपका मैस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर 20 kg है तो वो 20 kg ही रहेगा, ठीक है। तो के बाय एम, के और एम दोनों ही कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ कि के बाय एम इज़ अ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट टर्म है तो जब कांस्टेंट टर्म को निकाल देते हैं तो ये इक्वालिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देखें, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे
उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और उस एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन में ऑपोजिशन आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्प्रिंग व्हेन वी अप्लाई एनी फोर्स, कंप्रेस द स्प्रिंग और स्ट्रेच द स्प्रिंग, ठीक है। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब देखिए हमारे पास एक न्यू टर्म आती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर इस फिनोमेना के लिहाज से। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, आप जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, चाहे वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया हो या दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया हो। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उसको दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टू मेन पोजीशन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है मैस एट पोजीशन ओ। जब आपका मैस जो है वो पोजीशन ओ पर होगा तो इट्स मीन उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वो रेस्ट फॉर्म में है। तो जब वो रेस्ट फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो एफ यहाँ पर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या होगी, 0, मीन्स नो रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली लगती कब है, जब आपकी बॉडी जो है वो किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, चाहे वो ए हो या बी, कोई भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। तो क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैस एट एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशंस है यहाँ पर। तो एक्सट्रीम पोजीशंस हमारे पास एक एक्सट्रीम ए है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास बी है। तो अगर सपोज कर लें कि आपका जो मैस है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेकर आया गया है, तो देखें अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होने के बाद पोजीशन ए पे नज़र आएगा। जब पोजीशन ए पर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी। और रिस्टोरिंग फोर्स का पता है आपको, अगर आपको पूछा जाए एमसीक्यूज़ में कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बताएंगे वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ बॉडी को लेकर आती है। तो यहाँ पर भी देखें, अगर पोजीशन ए पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग तो क्या होगा कि ये मीन पोजीशन ओ तक लेके जाने में फोर्स एफ एक्ट करेगी, जिसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। यहाँ पर देखें कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही डायरेक्शन में था और जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों की डायरेक्शन में ऑपोजिशन है, तो तभी हम कहते हैं, हुक्स लॉ कहता है कि F इज़ इक्वल टू -kx, के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है मैस एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी। फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन ए पे देखा है, अब हम एक्सट्रीम पोजीशन बी पर देखते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन बी पर क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है, इसको हम कंप्रेस करेंगे अंदर की तरफ। तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन ओ से बी की तरफ ले जाएगा। जब ये बी पर होगा तो इट्स मीन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स द बी, यानी कि इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि अगेन इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। तो अगेन दोनों में ऑपोजिशन है, तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है, F इज़ इक्वल टू -kx। ये माइनस साइन जो है वो दोनों की डायरेक्शन के अंदर ऑपोजिट होने को शो कर रहा है। तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, यह आपने डिस्कस कर लिया है। अब इसका जो है वो इसका बिहेवियर डिस्कस करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेज विद डिस्प्लेसमेंट एंड वाइस वर्सा। यानी जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ए पोजीशन यानी कि जो मेरी एक एक्सट्रीम पोजीशन है वो ए है, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर कर दूँगी तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यानी इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये एक्स आपका, ये सारा एक्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जब आपका बढ़ेगा तो ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उस ऑब्जेक्ट को दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर लाने के लिए। तो वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका बिहेवियर क्या है, ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा ये भी इंक्रीज़ होगी। अगर मैं ये ए पोजीशन को कम कर दूँ, यहाँ पर ले आऊँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो इसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी दोबारा इसको मेन पोजीशन लाने की तरफ, ठीक है।
आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से ए तक आ गया है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, पोजीशन ए पर है। जब वो पोजीशन ए पर होगा तो मीन्स वो कुछ डिस्टेंस कवर करके ए पर आया है, तो ए पे आके वो स्टॉप नहीं होगा, वो मीन पोजीशन ओ तक जाएगा। ये तो ऑब्वियस है, ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि वो मीन पोजीशन पर जाएगा ही जाएगा। फिर क्या होगा, वो मीन पोजीशन पर भी नहीं रुकेगा, ठीक है। उसकी मोशन जो है वो स्टॉप नहीं होगी। वो इस वजह से नहीं होगी कि उसके अंदर इनर्शिया है, इस बॉडी के अंदर इनर्शिया है। तो इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा, दोबारा मूव करेगा। वो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बी की डायरेक्शन में। ए तक हम उसको लेकर गए हैं, वो ओ पे आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ओ पर आके भी अपनी मोशन को स्टॉप नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, बी की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर बी की डायरेक्शन में जाएगा तो दोबारा ओ की डायरेक्शन में तो उसने आना ही है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वो यहाँ पर आके भी अपनी मोशन को स्टॉप नहीं करेगा, दोबारा ए पे जाएगा। इस तरह से ये काम इनफाइनाइटली चलता रहेगा कंटिन्यूसली। ये बॉडी जो है वो ओ टू ए टू ओ और ओ टू बी, और फिर अगेन बी टू ओ आएगी, यानी कि ये कंप्लीट वाइब्रेशन इस तरह से होगी। पहले ओ से ए की तरफ आई है, ए से ओ की तरफ, ओ पे स्टॉप नहीं करेगी, फिर बी की तरफ जाएगी, बी से फिर ओ की तरफ आएगी, फिर इस तरह से ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। इस तरह काफ़ी साइकिल्स जो हैं वो चलते रहेंगे और आपकी बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी जब तक उसके अंदर इनर्शिया रहेगा, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, रेस्ट की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। ये ओ पोजीशन है, ये ए है और ये बी, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, बॉडी डज नॉट स्टॉप इट्स मोशन। तो मोशन किस वजह से वो स्टॉप नहीं करती, इनर्शिया की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मैस होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई इनर्शिया भी होता है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना इनर्शिया उसके अंदर ज़्यादा होगा, और जितना मैस कम होगा उतना उसके अंदर इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया को आपने 9th क्लास में डिस्कस किया, मैं फिर भी इसका बता देती हूँ कि इनर्शिया एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बॉडी की स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि बॉडी खुद अपनी हालत के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस शो करे, उसे इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको उठा के दूसरी पोजीशन पे लेके जाऊंगी तो इसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी जो कि ये ऑपोजिशन शो कर रही होगी कि मुझे मूव ना किया जाए। लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको मूव करवाने के लिए फ़ोर्स अप्लाई करूँगी। जब मैं उस रेजिस्टेंस को फोर्स से ओवरकम कर लूँगी, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, जो उसके अंदर ऑपोजिशन है, उसको मैं ख़त्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। जैसे अगर आपके पास एक चेयर है, उसको मूव करवाने के लिए आप एक हाथ से उसको मूव करवा सकते हैं अगर आपके पास लाइट वेट है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास एक कार है, उसको आप एक अकेले बंदे जो है एक हाथ से उसको मूव नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, उसके अंदर ऑपोजिशन ज़्यादा है अपनी स्टेट के अगेंस्ट, तो उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है जिसका मैस ज़्यादा होता है, और उस ऑब्जेक्ट का कम होता है जिसका मैस कम होता है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो ऑपोजिशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट इट्स स्टेट। अब स्टेट उसकी रेस्ट भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है। तो देखें, अगर एक ट्रक जो है वो चल रहा है, आप उसको रोकने के लिए जो है वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाथ से तो उसे नहीं रोक सकते, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो जितनी व्हीकल, जितनी गाड़ी बड़ी होती है, उसकी ब्रेक लगाने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। मीन्स कि मोशन को स्टॉप करवाने के लिए या मोशन करवाने के लिए, दोनों के लिए एक्चुअली फोर्स ही काम देती है। तो जब ऑपोजिशन जो है वो ज़्यादा होगी तो हम उसको फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से उसको हम मूव करवा सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, कांस्टेंट। m जो है वो मैस है किसका, जो भी आपके स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच हुआ है। और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है
कि जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस कितनी है, या फिर वो अगर सॉफ्ट है तो के की वैल्यू कम होगी, अगर वो स्टिफ है हार्ड है स्प्रिंग तो के की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है, T = 2 π√m/k। अच्छा, अब इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं टाइम पीरियड के फार्मूले को देखकर। ये देखें कि टाइम पीरियड का T जो है ना, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। देखें, अगर ये एक मेरे पास पेंडुलम है, इसका मैस अगर मैं कह दूं कि ये 20 kg है, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन एक ये है A और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये है B, ठीक है। तो इसका अगर 20 kg मैस है तो इसको यहाँ O से A से फिर O से B और B से O, यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए अगर सपोज़ कर लें कि 10 सेकंड लगते हैं, टाइम पीरियड इसका T कैपिटल 2 सेकंड अगर इसको लगते हैं ये पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर इसी बॉब को मैं बड़ा कर दूं, मैस बढ़ा दूं, तो मैस बढ़ाने से आपको क्या समझ आती है कि इसका इनर्शिया बढ़ गया है। जब इसका इनर्शिया बढ़ेगा तो इसकी अपनी स्टेट के अगेंस्ट जो ऑपोजिशन है वो बढ़ जाएगी। जब ऑपोजिशन बढ़ेगी तो ज़्यादा फोर्स लगा के इसको मूव करवाना पड़ेगा और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। अगर सपोज कर लें इसका मैस अब मैंने कर दिया 40, तो इसका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट इसका डबल भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज़ कि इसका 4 सेकंड है, तो इट्स मीन जितना मैस ज़्यादा होगा उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, उतना टाइम उसको लगेगा। जैसे अगर सपोज कर लें प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर एक हेल्दी पर्सन है जो कि ज़रा ओवरवेट है, उसकी स्पीड कम होगी, इसके कंपैरिजन में अगर एक कोई दुबला पतला इंसान है तो उसका जो है वो डिस्टेंस कवर करने का टाइम जो है वो कम होगा, वो स्पीड से कवर कर लेगा। तो इसी वजह से कि इनर्शिया उनके अंदर डिफरेंट है, अगर मैस ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा होगा, मैस कम है तो इनर्शिया कम होगा। तो इट्स मीन कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। लेकिन ये स्क्वायर रूट भी है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें यही पता चल रहा है कि टाइम पीरियड मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैस के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है और कम होने से कम होता है। और ये K तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज हो ही नहीं सकती। तो मेनली डिपेंड किस पे करेगा टाइम पीरियड, मैस अटैच टू स्प्रिंग। तो ये थी हमारे पास पहली एग्जांपल जो कि SHM की थी, जो कि SHM परफॉर्म हो रहा था एक मैस के अंदर जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच था। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इसकी डिफरेंट पोजीशंस थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे हमने डिस्कस किया है, रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया है और इसके अलावा इसके टाइम पीरियड को डिस्कस किया है। अगर इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।